प्यारे बच्चों, एक परिशिष्ट के रूप में हम देखेंगे कि दक्कन की 5 सल्तनत 1526-27 ईस्वी में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहमनी साम्राज्य का नामो निशान मिट गया था और उसके स्थान पर 5 राज्यों ने यानी दक्कन की 5 सल्तनों ले ली थी। इसमें पहला नाम अगर बरार का लें तो प्राचीन राज्य विदर्भ के स्थान पर वर्धा घाटी में स्थित था। बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला पहला राज्य था। इसकी राजधानी एलिचपुर और गाविलगढ़ थी। इसकी स्थापना फतह उल्ला इमाद शाह, ये 1484 से 1504 ईस्वी तक शासक हुआ, उसने की थी, जो हिंदू विजयनगर साम्राज्य का एक ब्राह्मण से मुसलमान बना हुआ था। 1574 ईस्वी में बरार को अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह ने अपने राज्य में मिला लिया। वर्ष 1596 ईस्वी में एक संधि के तहत अहमदनगर के शहजादी एवं अहमदनगर के अल्पायु सुल्तान के रिजेंट चांद बीबी ने बरार को मुगल बादशाह अकबर को सौंप दिया और जिसने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर बात आती है बीजापुर की। बहमनी साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर सबसे शक्तिशाली राज्य बीजापुर ही था। बीजापुर के आदिल शाही शासक अपने को ऑटोमन तुर्क राजवंश से संबंधित करता था। इसकी स्थापना आदिल खान ने 1489 ईस्वी में किया था। वह धार्मिक रूप से सहिष्णु और न्यायप्रिय शासक माना जाता था। कला का संरक्षक था, साहित्य का भी महान संरक्षक था। उसके दरबार में ईरान, मध्य एशिया, तुर्किस्तान के विद्वानों का आना जाना लगा रहता था। यूसुफ आदिल शाह के बाद इस्माइल 1502 से 34 ईस्वी, ये पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार हुआ। मुल्लू 1534 ईस्वी, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम 1534 से 1558 ईस्वी, इसने शाह की उपाधि धारण करने वाला बीजापुर का पहला शासक कहा जाता है। अली आदिल शाह 1558 से 1580 ईस्वी अहमदनगर की शहजादी चांद बीबी का पति था। जामा मस्जिद एवं गगन महल का निर्माण करवाया। फिर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय होता है। 1580 से 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। अली आदिल शाह की हत्या 1580 ईस्वी के बाद उसका भतीजा इब्राहिम को बीजापुर की गद्दी पर बैठता है। विद्वान और सहिष्णु था। उसके विषय में मेडोज टेलर ने कहा है कि आदिल शाह द्वितीय आदिल शाही वंश का सबसे बड़ा सुल्तान था। उसने 1618-19 ईस्वी में बीदर को अपने राज्य बीजापुर में मिला लिया। उसे गरीबों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने के कारण, अबला बाबा और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु की उपाधि से नवाजा गया था। उसने हिंदी के प्रसिद्ध गीत संग्रह नवरस नामक किताबें नीरस की रचना की। उसके शासनकाल में मोहम्मद कासिम, जो फरिश्ता के नाम से मशहूर था, उसने तारीख फरिश्ता की रचना की। नौरसपुर नगर की स्थापना का उत्तरदायित्व भी इसी पर था और इसको उसका पात्र भी माना जाता है। उसने अपनी पत्नी का भव्य मकबरा बनवाया था। उसने जंजीरी, अंदू एवं काली लक्ष्मेश्वर में मस्जिदों का निर्माण करवाया। बीजापुर की धार्मिक इमारतों में झंझीरी उत्कृष्ट कराया। उसके समय में निर्मित सभी मस्जिदों को सामूहिक रूप से इब्राहिम का रोजा नाम दिया गया। फिर मोहम्मद आदिल शाह का समय आता है। ये 1627 से 1656 ईस्वी तक शासन करता है। इब्राहिम के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बीजापुर की गद्दी पर बैठता है। चूँकि बीजापुर साम्राज्य पर मुगलों का दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने अहमदनगर एवं विजयनगर दोनों के प्रदेशों पर अधिकार करके बीजापुर का साम्राज्य विस्तार किया। उसने अपने लिए एक मकबरे का निर्माण कराया, गोल गुंबज, जिसे विश्व का एक स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है। इस मकबरे का गुंबज भारत का सबसे बड़ा गुंबज एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज रोम के सेंट पॉल चर्च का गुंबज माना जाता है।
यह मकबरा मरमर स्रवा दीर्घा के लिए प्रसिद्ध है, मरमर स्रावी दीर्घा। इसके बाद फिर आदिल शाह द्वितीय होता है सुल्तान, 1656 से 1672 तक इसका समय माना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने उसे बीजापुर का वैध शासक मानने से इनकार कर दिया और औरंगजेब, जो उस समय दक्कन में मुगल प्रतिनिधि था, को बीजापुर के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का हुक्म दिया। इस अभियान के बीच में ही छोड़कर औरंगजेब को उत्तराधिकार के युद्ध के लिए उत्तर भारत लौटना पड़ा, जिससे आदिल शाही राजवंश को कुछ वर्ष और जिंदा रहने का मोहलत मिल गया। सिकंदर आदिल शाह 1672 से 1686 ईस्वी, वर्ष 1681 में मुगल बादशाह और औरंगजेब दक्षिण भारत आ गया और उसका अपनी मृत्यु तक दक्षिण भारत में बना रहा। वह जब दक्षिण भारत का मुगल प्रतिनिधि था तभी से बीजापुर को विजित करके मुगल साम्राज्य में शामिल करना चाहता था, पर उत्तर भारत में अपनी व्यस्तता एवं दक्कन में मराठों के विरुद्ध संघर्ष के कारण इस ओर ध्यान नहीं दे सका था। दक्षिण आगमन के बाद उसका पहला लक्ष्य बीजापुर और गोलकुंडा को विजित करना था। वर्ष 1686 ईस्वी में उसने बीजापुर को घेर लिया और मुगल सेनाओं द्वारा लंबी घेराबंदी से तंग आकर 12 सितंबर 1686 ईस्वी को आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने अपनी राजधानी के रक्षा द्वार मुगलों के लिए खोल दिए। औरंगजेब ने बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके साथ ही बीजापुर का एक स्वतंत्र राज्य को रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया। अगला नाम आता है अहमदनगर का। अहमदनगर मलिक अहमद निजामुल मुल्क 1490 से 1510 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसने स्वतंत्र अहमदनगर राज्य की स्थापना की थी। निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण किया था उसने 1494 ईस्वी में अहमदनगर शहर की स्थापना की और उसे जुन्नैर के स्थान पर अपना राजधानी बनाया। 1499 ईस्वी में उसने दौलताबाद को अपने अधिकार में ले लिया। 1510 ईस्वी में अपनी मौत से पहले अहमदनगर राज्य के स्थिति को पर्याप्त सुदृढ़ कर लिया था। अहमदनगर के बागे रोजा में उसका मकबरा स्थित है। फिर आता है बुरहान निजाम शाह का समय, जो 1510 ईस्वी में शासक बना। इसके बाद हुसैन निजाम शाह 1553 से 1565 ईस्वी तक शासक रहा। तत्पश्चात मुर्तजा निजाम शाह प्रथम आते हैं, 1565 से 88 ईस्वी का समय काल रहा। मिरान हुसैन या हुसैन निजाम शाह द्वितीय 1588 से 88-89 ईस्वी तक ये शासक रहे। फिर इस्माइल निजाम शाह आता है, 1589 से 91 तक रहे। बुरहान निजाम शाह आते हैं, 1591 से 95 तक रहे, थोड़ा थोड़ा इनका समय रहा। फिर इब्राहिम निजाम शाह शासक बनता है और 1595 ईस्वी में अहमद निजाम शाह 1595-96 ईस्वी में और बहादुर शाह 1596 से 1601 ईस्वी के बीच में शासन बनता है। बुरहान निजाम शाह के बाद उसका पुत्र जब इब्राहिम निजाम शाह अहमदनगर की गद्दी पर बैठा, पर वह महज 4 महीने ही शासन कर सका। उसके मरणोपरांत अहमदनगर की गद्दी के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। निजाम शाही अमीर वर्ग के गुटों द्वारा समर्थित दावेदारों ने राजगद्दी के लिए अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। मियाँ मंझू ने अहमद निजाम शाह का पक्ष लिया और चांद बीबी ने इब्राहिम के अल्पायु पुत्र बहादुर शाह का पक्ष लिया। चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी और बीजापुर के अली आदिल शाह से ब्याही हुई थी। अपने पति के मरने के 4 वर्ष बाद 1584 ईस्वी में चांद बीबी अहमदनगर वापस लौट आई थी और अहमदनगर की राजनीति में खासा दखल रहती थी। इसके समय में पहला मुगल आक्रमण होता है 1595-96 ईस्वी में। दूसरा मुगल आक्रमण होता है 1599 और 1600 ईस्वी में। मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय 1601 से 1630 ईस्वी तक शासक रहा। हालांकि 1600 ईस्वी में मुगलों ने अहमदनगर राज्य को बुरी तरह रौंद डाला था, पर इसे 1636 ईस्वी में जाकर ही मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाया जा सका।
अहमदनगर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के इस दौर का नायक मलिक अंबर 1601 से 1626 ईस्वी और उसका पुत्र फतेह खां 1626 से 1633 ईस्वी था। मलिक अंबर मूलतः अभिशेनियाई दास हबशी गुलाम था, जिसे 3 बार दासता से मुक्त किया जा चुका था और जो पदोन्नत करके अहमदनगर का वजीर बन गया था। वहां का राज्य प्रबंध अनेक वर्षों तक उसके हाथ में रहा। हुसैन निजाम शाह तृतीय 1630 से 33 तक, मलिक अंबर के पुत्र फतेह खान ने 1633 ईस्वी में मुगल प्रतिनिधि का समन्वय किया और अहमदनगर राज्य पर ज़्यादा दिन तक मेहमान न था। मुर्तजा निजाम शाह तृतीय फिर शासक बनता है। ये 1633 से 1636 ईस्वी तक बढ़ता है। शाहजी भोसले ने अहमदनगर के निजाम शाही को पुनर्जीवित करने का आखिरी प्रयास किया पर कामयाब न हो सका। 1636 ईस्वी में अहमदनगर के अंतिम निजाम शाही सुल्तान मुर्तदा निजाम शाह तृतीय को मुगल बादशाह शाहजहां ने बंदी बना लिया और फिर उसने अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। निजाम शाही सुल्तानों का सांस्कृतिक योगदान की अगर बात करें तो वास्तुकला शैली में इमारतों में मेहराब और गुंबद का निर्माण पत्थर व चूने गारे से किया जाता था। इनके समय में वास्तुकला के क्षेत्र में अहमद निजाम शाह का नाम विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि उसने अहमदनगर का दुर्ग काशिम खां का महल आदि बनवाए। उसने सलावत खां गुराजी की सलाह पर बाग-ए-हस्त बहिश्त नामक महल का निर्माण करवाया। इतिहास लेखन के क्षेत्र में बुरहान निजाम शाह द्वितीय का काल विशेष उल्लेखनीय है। उसके काल में प्रसिद्ध लेखक शाह ताहिर हुए। वह फारसी का विद्वान था और उसने फतहनामा, इंसा-ए शाह ताहिर, तोहफा-ए शाहे, रिसाला-ए पाल इत्यादि किताबें लिखी। सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार सैयद अली तबाकबाई था, जिसने बुरहान-ए-मुआसिर नाम के निजाम वंश का इतिहास लिखा और इस किताब को उस समय के निजाम शाही सुल्तान बुरहान निजाम शाह द्वितीय को समर्पित किया गया। अब इसके बाद बच्चों फिर गोलकुंडा का नाम आता है। सुल्तान कुली हमदानी कुतुब उल मुल्क 1518 से 43 ईस्वी तक शासक हुए। गोलकुंडा बहमनी साम्राज्य के तेलंगा या तेलंगाना प्रांत की राजधानी थी, जिस पर 1494 ईस्वी में एक तुर्की अधिकारी सुल्तान कुली हमदानी को तराफदार या प्रांतपति नियुक्त किया गया था। बहमनी सुल्तान ने उसे कुतुब उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। सुल्तान कुली हमदानी ने 1518 ईस्वी में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और उसने गोलकुंडा किले का निर्माण भी करवाया। उसका शासनकाल विजयनगर के साथ संघर्षों और आंध्र प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने में बीता। 98 वर्षीय सुल्तान कुली के उसके पुत्र जमशेद ने 1543 ईस्वी में हत्या कर दी, क्योंकि वह गद्दी के लिए इंतजार करते करते थक चुका था। जमशेद आता है और 1543 से 50 ईस्वी तक शासन करता है। इसका समय बड़ा अशांतिपूर्ण रहा। अपने पिता का हत्यारा होने और अपने क्रूर स्वभाव के कारण उसका शासन बड़ा अलोकप्रिय रहा। उसके कठोर व्यवहार के चलते उसके भाई इब्राहिम को विजयनगर में शरण लेनी पड़ी। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 से 1580 ईस्वी तक शासक रहा। फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह का समय आता है। ये 1580 से 1612 ईस्वी तक शासक होते हैं। गोलकुंडा के इतिहास में मोहम्मद कुली का बहुत प्रतिष्ठित स्थान है। उसने हैदराबाद शहर की नींव 1589 ईस्वी में डाली। उसने इसे मूसी नदी के तट पर बसाया था। उसे दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है। उर्दू के पहले काव्य संग्रह दीवान-ए-कुतुब की रचना इसने की थी। उसने उर्दू के साथ साथ तेलुगु भाषा को संरक्षण प्रदान किया। दक्कनी राज्यों के बीच निर्णायक निरर्थक विवाद और संघर्ष इसके समय में चलते रहे। उसे अपने राज्य के पूर्वी भाग में विद्रोहों का दमन करना पड़ा। इसके बाद शासक होता है मोहम्मद कुतुब शाह, ये 1612 से 26 ईस्वी के बीच। तत्पश्चात फिर अब्दुल्ला कुतुब शाह आता है। 1626 से लेकर के 72 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है।
वयस्क होने पर अब्दुल्ला रास रंग में डूब गया, अकर्मण्य था। उसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान जारी किया 1632 ईस्वी में, और अपने विलास प्रेमी स्वभाव के चलते अब्दुल्ला मुगलों के विरुद्ध अपने राज्य की रक्षा करने में अक्षम साबित हुआ। गोलकुंडा के मशहूर अमीर मीर जुमला के मुगलों से मिल जाने के परिणाम स्वरूप मुगलों ने गोलकुंडा पर अपने सैनिक दबाव को और अधिक बढ़ा दिया और 1656 ईस्वी में हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। फिर अबुल हसन कुतुब शाह यहाँ के शासक बनते हैं। 1672 से 87 ईस्वी तक इनका समय होता है। बच्चों, कुतुब शाही सुल्तानों के योगदान की अगर बात करें तो आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा। कुतुब शाही राज्य की आरंभिक राजधानी गोलकुंडा हीरों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। मसूलीपत्तन कुतुब शाही राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। डच और अंग्रेज दोनों व्यापार के लिए पहली बार यहीं आए। कुतुब शाही राज्य से उत्पादित वस्त्रों को पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता था। कुतुब शाही सुल्तानों ने एक विशिष्ट हिंद ईरानी स्थापत्य कला में कई भव्य भवनों का निर्माण कराया था। बाद के भवनों में हैदराबाद शहर के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा अपनी नई राजधानी हैदराबाद में निर्मित 4 मीनार की भारत में निर्मित भव्य स्मारकों में गणना की जाती है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का खुद का मकरबा उसकी कलात्मक प्रतिमा का बहुत शानदार प्रतीक है। दक्कनी उर्दू, जो आधुनिक उर्दू का आदि रूप है, उसके विकास में कुतुब शाही सुल्तानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को इस आदि उर्दू काव्य का जनक माना जाता है। उसके दरबारी कवि मलिकुस शुअरा घव्वासी ने 3 मसनवियों की रचना की। कुतुब शाही सुल्तानों ने उर्दू के साथ तेलुगु भाषा को संरक्षण प्रदान किया, जिसके चलते इस काल में तेलुगु भाषा साहित्य की अच्छी उन्नति हुई। बीदर, अमीर बरीद शाह इसके शासक होते हैं। 1526 से 42 तक शासन करते हैं। बहमनियों के प्रधानमंत्री के रूप में उसने बीदर पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया था। आरंभ में बहमनी सुल्तान को अपनी कठपुतली बनाया और बाद में उसे बंदी बना लिया। 1504 ईस्वी में कासिम बरीद की मृत्यु हो गई। इसके बाद अली बारिद शाह वहाँ शासक बनता है। ये 1542 से 79 ईस्वी तक शासन करता है। अली बरीद शाह के उत्तराधिकारी 1579 से 1619 ईस्वी तक इसके शासक होते हैं। बहमनी साम्राज्य और उसके उत्तराधिकारी राज्यों के प्रशासन की अगर बात करें तो वकील उस सुल्तानी, ये नायब सुल्तान को कहा जाता था। पेशवा वकील उस सुल्तानी से संबद्ध था। वजीर कुल प्रधानमंत्री थे। वजीर जुमला वित्त विभाग का प्रधान था। वजीर वित्त विभाग का उप प्रधान था। सदर ए जहां न्यायिक और आर्थिक व अनुदान विभाग का प्रधान था। वजीर अशरफ विदेशी मामलों व शाही अदालत का प्रमुख हुआ करता था। कोतवाल पुलिस विभाग का प्रधान। मुफ्ती कानून का व्याख्या करने वाला। खास खेल सुल्तान के अंगरक्षक हुआ करते थे। सदर ए जाहर ये मुख्य न्यायाधीश थे। किलेदार किले का अधिकारी होता था। अमीर उल उमरा सेना का सेनापति होता था और सिलहदार जो है शाही शस्त्रागार का प्रभारी होता था। तरफ प्रांत को कहा जाता था। सरकार जिला को कहा जाता था। परगना सरकार से छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी और गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। सेना के प्रमुख अंग में अश्वारोही, हाथी, पैदल, तोपखाना हुआ करते थे। मनसबदारी प्रथा अपने अस्तित्व में थी। इसका प्रारंभ शिहाबुद्दीन महमूद प्रथम ने किया था, जो 1482 से 1518 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रथा के अंतर्गत सैनिक अधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार उनकी जागीर दी जाती थी। और अंत में बच्चों फिर खान देश का नाम आता है। नर्मदा एवं ताप्ती घाटी के बीच के प्रदेशों में यह राज्य स्थित था। इस राज्य का नाम खान देश अर्थात खानों का देश पड़ा, क्योंकि इस राज्य के सभी सुल्तानों की उपाधि खान थी। खान शासकों ने बुरहानपुर को अपनी राजधानी एवं असीरगढ़ को सैनिक मुख्यालय बनाया था। मलिक अहमद रजा फारूकी 1382 से 1400 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है।
तुगलक वंश के पतन के दौर में फिरोज शाह तुगलक के एक सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसे खानदेश कहा गया। उसने मालवा के सुल्तान के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था और गुजरात के सुल्तान को पराजित किया। नासिर खान फारूकी 1400 से लेकर के 1434 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। ये मलिक अहमद रजा फारूकी के पुत्र थे। खानदेश का पहला शासक था जिसने खान की उपाधि धारण की। नासिर खान ने एक स्थानीय हिंदू शासक से असीरगढ़ का किला जीत लिया। असीरगढ़ किले को खानदेश के एक अत्यंत शक्तिशाली सैनिक मुख्यालय के रूप में विकसित किया गया। उसने राज्य के दोनों ओर स्थित गुजरात एवं बहमनी राज्य के प्रबल शत्रुता का सामना करना पड़ा। उसने गुजरात की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। वह युद्ध में बहमनी राज्य से पराजित हुआ। फिर नासिर खान फारूकी के बाद 1434 से 57 ईस्वी के बीच में आदिल खान फारूकी प्रथम राजा होते हैं 1434 से लेकर के 41 ईस्वी तक। मिरान मुबारक खान फारूकी होते हैं 1441 से 1457 ईस्वी तक। ये खानदेश की गद्दी पर बैठते हैं। इन दोनों का शासनकाल उतना उल्लेखनीय नहीं था। फिर मिरान आदिल खान फारूकी द्वितीय होते हैं 1457 से 1501 ईस्वी तक शासन होता है। मिरान आदिल खान फारूकी द्वितीय के बाद जो शासन करने वाले लोग हैं उसमें दाऊद खान 1501 से 8, गजनी खान 1508, आजम हुमायूं आदिल खान तृतीय 1509 से 20, मिरान मोहम्मद खान प्रथम 1520 से 1535 ईस्वी, मिरान मुबारक शाह फारूकी 1535 से 1566 ईस्वी, मिरान मोहम्मद खान द्वितीय 1566 से 1576 ईस्वी, हसन खां फारूकी 1576, रजा अली खां 1576 से 1597 ईस्वी एवं मिरान बहादुर खान 1597 से 1601 ईस्वी। मिरान आदिल खान फारूकी द्वितीय के बाद 100 वर्षों का इतिहास खानदेश के उत्तरोत्तर पतन का इतिहास है। खानदेश के प्रवर्ती शासक शक्तिहीन थे। शक्तिहीन शासकों के राज्यकाल में खानदेश राज्य दलगत राजनीति के अंतर्ग्रस्त हो गया, जिसका लाभ उठाकर अहमदनगर के गुजरात ने खानदेश के हमले में दखल अंदाजी करने लगा। इस प्रकार आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमणों के कारण खानदेश निरंतर कमजोर होता गया और आखिरकार 1601 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने खानदेश के अंतिम शासक मिरान बहादुर खां को असीरगढ़ में हरा करके खानदेश को मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया। तो बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह से जो भी प्रांतीय राज्य थे उसका समापन होता है। अब अगली बार जब हम लोग बात करेंगे तो हिंद इस्लामी संस्कृति के बारे में बात करेंगे और कुछ एक लेक्चर्स के बाद फिर मुगल साम्राज्य का लेक्चर्स प्रारंभ होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।